गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा था। तो हमने देखा था मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज़ अ एरर। फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज़ अ फ्रॉड एंड सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हर क्वेश्चन आंसर के स्टार्टिंग में आप क्या लिख पाओ, डेफिनेशन या तो फिर मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। उसके बाद ही आप आंसर को स्टार्ट करना, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे को सब्जेक्ट का नॉलेज है। ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे टीमिंग एंड लैंडिंग। अप्रैल 2016 में ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुका है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं ये क्या होता है। तो टीमिंग एंड लैंडिंग इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फ्रॉड। ये एक टाइप का फ्रॉड है। ठीक है, दैट इज अ कमिटेड इन द कनेक्शन विद द रिसिप्ट ऑफ कैश। मतलब ये फ्रॉड कौन कर सकता है, जो कैश को रिसिप्ट कर रहा है ना, वो ये फ्रॉड करेगा। मतलब इनडायरेक्टली दिस फ्रॉड इज कनेक्टेड विद अ कैश। पैसों के साथ खेलना है। अगर पैसों के साथ आपने छेड़छाड़ी की ना, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, टीमिंग एंड लैंडिंग कर रहे हो। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज लैपिंग। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मैगिस, लैपिंग may be defined as concealment of cash by delaying the recording of the cash received. This can be explained with the following example. शायद ये आपको अभी पता ना चले, बट अगर ये एग्जाम्पल आप पढ़ लोगे ना तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं एग्जाम्पल पहले अच्छे से पढ़ने की और समझने की। तो क्या लिखा है देखो, सपोज द कैशियर हैज़ रिसीव्ड द कैश फ्रॉम मिस्टर ए। कैशियर को सपोज पैसा मिला मिस्टर ए से। एट दैट टाइम ही डज नॉट पास एनी जर्नल एंट्री। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम किसी से पैसा रिसीव करते हैं तो हम अकाउंटेंसी के रूल के हिसाब से वो एंट्री पास करते हैं, क्योंकि जब भी आप पैसा रिसीव करते हो ना तो एंट्री पास करना कंपलसरी होता है। लेकिन कैशियर आपका पैसे तो ले लिया, रख भी लिया, बट एंट्री पास नहीं किया। तो कैश रिसिप्ट का एंट्री क्या होता है पहले वो सोचिए। सो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, क्योंकि डेटर ने आपको पैसा दिया रहेगा नॉर्मली, या तो कस्टमर अकाउंट या तो जिससे भी पैसा दिया उसका नाम। बट कैश आया ना तो कैश को तो हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो सपोज द कैशियर हैज रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर ए। एट दैट टाइम ही डज नॉट पास एनी जर्नल एंट्री फॉर दिस रिसिप्ट। ए से जो पैसा मिला उसकी हमने कोई एंट्री पास नहीं की है। एंड मिस अप्रोप्रिएट दिस मनी, और मैंने ये पैसा अपनी जेब में रख लिया। क्यों रखा, मिस अप्रोप्रिएट करने के लिए। अब मैं वो पैसा यूज कर रहा हूँ, कंपनी के अकाउंट बुक में मैंने वो पैसा रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैं अपने पर्सनल एक्सपेंस ये सारे पैसों से यूज करूँगा। ठीक है, और मिट कर सकता हूँ। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, द कैशियर रिसीव्स द कैश फ्रॉम मिस्टर बी। जैसे ए से पैसा मिला था, ए मेरा एक कस्टमर था, कुछ दिनों बाद बी आया, बी ने मुझे पैसा दिया। एट दिस मोमेंट द कैशियर गिव्स द क्रेडिट टू मिस्टर ए। अभी मैंने पैसा एक्चुअल रिसीव किया है बी से, लेकिन मैं एंट्री पास किसका कर रहा हूँ, ए का। ध्यान से समझना, हमने पैसा रिसीव किससे किया है, मिस्टर बी से, बट हमने एंट्री किसका पास किया, मिस्टर ए का। मतलब ये तो मैंने क्या किया, इसकी टोपी उसके सर। नहीं समझ में आया? अरे बहुत बार हम लोग करते हैं ना कि किसी से पैसा रिसीव किया, वो रिकॉर्ड नहीं किया, उसकी जगह पे जब दूसरा कस्टमर आएगा तब पैसा हम रिकॉर्ड करेंगे। मतलब ये तो चलते ही रहेगा, ये एक साइकिल बना रहे हैं हम। मिस्टर ए एंड नॉट मिस्टर बी। फॉर द टाइम बीइंग ही इज रॉन्गफुली यूजिंग द मनी बाय हिमसेल्फ। मतलब ये जो पैसा जो मिस्टर ए का था उतने टाइम तक तो मैंने यूज किया जब तक बी से पैसा नहीं आता। सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है फरवरी, और आज तो क्या है भाई, 14 फेब को किसी ने मुझे पैसा दिया, मैंने वो रिकॉर्ड ही नहीं किया। वो पैसा मैंने रिकॉर्ड किया कभी, जब मुझे कोई बंदा पैसा दे रहा है 14 मार्च को। मतलब 14 फेब का एंट्री मैंने पास किया 14 मार्च को, जब एक्चुअली कैश तो रिसीव हो गया था। तो वो कैश मैंने क्या किया रहेगा, यूज किया होगा फॉर पर्सनल बेनिफिट। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग रॉन्गफुली यूजिंग द मनी हिमसेल्फ। लेटर ऑन व्हेन द रिसीव द कैश फ्रॉम मिस्टर सी, ही हैज टू गिव क्रेडिट टू मिस्टर बी एंड नॉट टू मिस्टर सी, एंड सो ऑन। और ये गाड़ी आगे चलती जाएगी। मतलब ए से पैसा लिया तो रिकॉर्ड नहीं किया, जब बी से पैसा लिया तो ए का पैसा रिकॉर्ड किया, जब सी से पैसा लिया तो बी का पैसा रिकॉर्ड किया, जब डी से पैसा लिया तब सी का पैसा रिकॉर्ड किया। वैसे ये साइकिल आगे चलती जा रही है। लेटर ऑन एंड व्हेन द कैशियर गेट हिज ओन मनी, जब कैशियर को अपना सारा पैसा मिल जाएगा, ही पुट इट मनी इन द कैश बॉक्स।
तभी वो कंपनी का सारा हिसाब किताब कैश बॉक्स में डिपॉजिट कर लेगा। ऑफ द कंपनी एंड गिविंग द क्रेडिट ऑफ द पर्सन हुज अकाउंट आर नॉट बिन क्रेडिटेड सो फार। तो इसको बोलते हैं टीमिंग एंड लीडिंग, मतलब कंपनी का पैसा मैंने पर्सनल गेन के लिए यूज़ किया, जब भी मुझे कोई कस्टमर पैसा दे रहा है मैंने तभी एंट्री पास नहीं किया। लाइक फॉर एग्जांपल अगर रामलाल से पैसा मिला है तो मैं आज रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन वो श्यामलाल ने पैसा मुझे दिया तो श्यामलाल की जगह पे मैंने रामलाल का एंट्री पास किया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या है। नेक्स्ट फ्रॉड विल बी विंडो ड्रेसिंग, कॉस्मेटिक व्यू एंड रोजियर पिक्चर। क्या लिखा है? विंडो ड्रेसिंग, कॉस्मेटिक व्यू एंड रोजियर पिक्चर। इसके पहले का जो हमने पढ़ा था ना टीमिंग एंड लीडिंग, ये फ्रॉड बहुत छोटा होता है। ये फ्रॉड कौन करता है? तो नॉट अ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टीमिंग एंड लैंडिंग डन बाय द कैशियर, जिसके पास कंपनी का कैश का कंट्रोल होता है वो ये फ्रॉड करता है। ये फ्रॉड में क्या होता है? तो कैश की लैपिंग चलती है। लैपिंग मतलब क्या होता है? जब एक्चुअली कैश रिसीव हो रहा है तभी हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, जब किसी और ने हमको पैसा दिया तब हम पहली एंट्री पास करेंगे। मतलब ए का पैसा रिकॉर्ड कब करोगे? जब बी हमको पैसा डिपॉजिट करेगा। बी का पैसा कब रिकॉर्ड करोगे? जब सी हमको पैसा देगा। सी का पैसा कब रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में? जब डी हमें पैसा देगा। ठीक है, और ये साइकिल चलते रहेगी। कब तक चलते रहेगी? जब तक नॉर्मली वो ईयर एंड नहीं आता, क्योंकि ईयर एंड को तो क्या होता है? फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स होता है, तब मैं सारे पैसे रख दूंगा एज अ कैशियर ताकि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लैपिंग, इसको बोलते हैं टीमिंग एंड लैंडिंग ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉड विल बी विंडो ड्रेसिंग, कॉस्मेटिक व्यू एंड रोजियर पिक्चर। अभी विंडो ड्रेसिंग, कॉस्मेटिक व्यू और रोजियर पिक्चर ऐसा नाम क्यों है? अभी कॉस्मेटिक व्यू मतलब क्या है? जो दिख रहा है ना वो होता नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉस्मेटिक व्यू का मतलब क्या होता है? जो दिखता है वो होता नहीं है। सेम वे बैलेंस शीट में होगा, सेम वे पीएनएल अकाउंट में होगा कि आपको प्रॉफिट तो दिख रहा है बट एक्चुअली वो कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट इन्फ्लेक्टेड किया गया है, या तो बढ़ाया रहेगा या तो कम किया होगा। ठीक है, और ये फ्रॉड कौन कर सकता है? तो नॉर्मली विंडो ड्रेसिंग, कॉस्मेटिक व्यू, रोजियर पिक्चर, ये फ्रॉड करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन करता है बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? तो कंपनी में नॉर्मली 3 लेयर में काम होता है। फर्स्ट वन इज द टॉप लेवल, अनदर वन विल बी मिडल लेवल एंड लास्ट वन विल बी लोअर लेवल। ठीक है, तो देखो क्या होता है ये। दिस टाइप ऑफ फ्रॉड इज यूजुअली कमिटेड बाय डायरेक्टर। आया? तो डायरेक्टर कहाँ होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। यस और नो? बताइए, डायरेक्टर कहाँ होते हैं? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। ठीक है, डायरेक्टर लोग कहाँ बैठते हैं? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में, और द मैनेजर एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल। ठीक है, या तो ये फ्रॉड कौन करेगा? मैनेजर एट टॉप लेवल मैनेजमेंट। दिस टाइप ऑफ फ्रॉड डज नॉट इन्वॉल्व मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। मतलब इतना बड़ा डायरेक्टर होके वो कैश या गुड्स की चोरी नहीं करने वाला। इज्जत की बात है भाई, छोटी मोटी चोरी थोड़ी करनी है। वी आर वॉट? डायरेक्टर। एक मुकेश अंबानी होके वो क्या 10 रुपया 15 रुपया 1 लाख का चोरी करेगा कंपनी से? नहीं। क्या वो गुड्स का चोरी करेगा? नहीं। इट इन्वॉल्व्स द आइदर ओवर स्टेटमेंट प्रॉफिट और अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। या तो मैं प्रॉफिट को ओवर स्टेटमेंट करूंगा या तो मैं प्रॉफिट को अंडर स्टेटमेंट करूंगा। ओवर स्टेटमेंट मतलब बढ़ाना, अंडर स्टेटमेंट मतलब कम करना। आइदर मैं प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा कुछ एंट्रीज दिखा के, या तो मैं कुछ एंट्रीज दिखा के प्रॉफिट को कम कर दूंगा। अरे प्रॉफिट को बढ़ाते कैसे? अरे इनकम बढ़ा दो, फिक्स सेल रिकॉर्ड कर लो। सर तो प्रॉफिट को कम कैसे करते हैं? एक्सपेंस बढ़ा लो। हेमल सर ने आपको सिखाया होगा, डेबिट साइड में बहुत सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो, फेक एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। फॉर एग्जांपल सैलरी रिकॉर्ड कर लो ज्यादा, प्रिंटिंग स्टेशनरी लिख लो, कन्वेंस लिख लो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख लो, मिसलिनियस एक्सपेंस लिख लो, अदर बिजनेस डेवलपमेंट नाम पे एक अकाउंट ओपन कर लो और उसमें ऐसे ही एक्सपेंस लिख लो। ठीक है, तो फेक एक्सपेंस करना बहुत इजी होता है। तो जैसे एक्सपेंस फेक रिकॉर्ड करते हैं वैसे बहुत सारे लोग इनकम भी फेक रिकॉर्ड करते हो। अब तुम सोचोगे सर एक्सपेंस फेक रिकॉर्ड करते हैं ना, ये तो समझता है कि कम प्रॉफिट होगा तो फ्यूचर में टैक्स भी तो कम आएगा, लेकिन इनकम फेक क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि मोर इनकम मोर ट्रस्ट, लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए कि हमारी कंपनी का क्या चल रहा है, ये बूम पीरियड चल रहा है, अच्छा पीरियड चल रहा है, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम प्रॉफिट ज्यादा क्यों करते हैं, फॉर पासिंग द फेक एंट्री। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट और अंडर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट अकाउंट्स आर प्रेजेंटेड इन सच अ वे, अकाउंट्स हम ऐसे बनाएंगे दैट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्ट्रॉय। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब क्या होता है? 100% 100% करेक्ट अकाउंट दिखना चाहिए। वो दिखेगा ही नहीं क्योंकि आपने क्या किया है? फेक एंट्री पास किया है। या तो आपने प्रॉफिट बढ़ाया है या तो आपने प्रॉफिट को कम किया है। विंडो ड्रेसिंग रेफर्स टू द
presentation of accounting in a way that it shows a better financial position. कैसा दिखना चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन? अच्छा दिखना चाहिए, जो एक्चुअली है नहीं, ऑफ द एक्चुअल पोजीशन. इट इज डन बाय जनरली बाय द कंपनीज विच आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज. ये सब काम कौन करती है? जो कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होगी, मतलब लिमिटेड कंपनी. लिमिटेड कंपनी मतलब जो कंपनियां नेशनलाइज है, जो कंपनी के शेयर्स कोई भी खरीद सकता है. ठीक है, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, रनबैक्सी हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, ये सारी लिमिटेड कंपनी है. इट इज डन बाय जनरली इन द कंपनीज विच आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज और हु आर अप्लाइड फॉर द लोन फ्रॉम द बैंक. अगर बैंक से लोन चाहिए, मैं इनकम कम दिखाऊंगा तो सोचो बैंक मुझे क्या लोन देगी? नो, इजीली लोन लेना डिफिकल्ट हो जाएगा. इसलिए मैं क्या किया? प्रॉफिट को इन्फ्लेक्टेड किया, प्रॉफिट के साथ में खेल रहा हूँ, प्रॉफिट को बढ़ा रहा हूँ. क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाऊंगा तो कंपनी का क्या दिखेगा? ग्रोथ दिखेगा. और लोग क्या सोचेंगे? कंपनी के ग्रोथ में ही अपना ग्रोथ छुपा हुआ है. ठीक है. इट इज डन बाय द ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स. या तो मैं असेट्स की वैल्यूएशन बढ़ा दूंगा, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी. असेट्स की वैल्यू बढ़ा लो या लायबिलिटी की वैल्यू कम कर लो. वाई विंडो ड्रेसिंग इज डन? चलो ये तो समझ में आया कि ये सब कंपनियां करती है, लेकिन क्यों करती है? वाई विंडो ड्रेसिंग इज डन? तो नंबर 1, मिसलीड द इन्वेस्टर एंड लेंडर. हम इन्वेस्टर और लेंडर को मिसलीड कर रहे हैं. ठीक है, उनको फेक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. अगर हमें मार्केट से लोन चाहिए तो हम प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएंगे. उनको क्या बताएंगे कि देखो हमारी कंपनी में है ना प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, पहले साल जितना प्रॉफिट हुआ था उससे ज़्यादा ये बार सेल्स हुआ है. फेक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, फेक न्यूमरिक होगा, तो आपको लोन लेने में ईजी होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या होता है? हाइड लॉस. बहुत बार हमें लॉसेस को छुपाना है, इसीलिए हम विंडो ड्रेसिंग करते हैं. हायर कमीशन, क्योंकि जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग को रेम्यूनरेशन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ द नेट प्रॉफिट. जितना ज़्यादा नेट प्रॉफिट होगा उतना रेम्यूनरेशन भी उनको ज़्यादा मिलता है. नेट प्रॉफिट का सर्टन परसेंटेज रेम्यूनरेशन दिया जाता है डायरेक्टर को. तो डायरेक्टर का सैलरी मैक्सिमम कितना होगा? तो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट. जितना भी कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है उसका 11% सारे डायरेक्टरों में बांटा जाता है. ठीक है. तो कंपनी का अगर प्रॉफिट ज़्यादा दिखा होगा तो उसमें डायरेक्टर का बेनिफिट है कि नहीं है? यस, ऑफ कोर्स डायरेक्टर का बेनिफिट है. इसलिए ये कौन कर सकता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? विंडो ड्रेसिंग. दूसरा नाम क्या है? रोजियर पिक्चर. और क्या नाम से बुलाते हैं इसको? कॉस्मेटिक व्यू. ठीक है. टू अर्न मोर कमीशन ऑन द बेस ऑफ नेट प्रॉफिट. टू सेल द शेयर एट अ हायर प्राइस. हमें हमारी कंपनी के शेयर्स हायर प्राइस पे शेयर को सेल करना है. टू अवॉइड इनकम टैक्स. अगर हम लॉसेस दिखाएंगे तो हमारे टैक्सेस कम होंगे. ठीक है. कंप्लायंस कम होगी. टू अट्रैक्ट द मोर एप्लीकेशन फॉर शेयर और डिवेंचर इन द केस ऑफ पब्लिक इश्यू. समझो हमें आईपीओ लॉन्च करना है, लोगों से लोन लेना है, तो मैं क्या करूँगा? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेटर दिखाऊंगा. मतलब यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि ट्रू एंड फेयर व्यू फॉलो नहीं हो रहा है. ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब क्या? जो है वही दिखाइए, सच सच बताइए. लेकिन यहाँ पे सच्चाई के साथ ये नहीं चल रहे, सच्चाई की राह से भटक रहे हैं. ठीक है. हाउ विंडो ड्रेसिंग इज डन? ये करते कैसे है विंडो ड्रेसिंग? तो देखिए, ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स, या तो आप असेट्स का ओवर स्टेटमेंट कर लीजिए, एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ऑफ ओवर स्टेटिंग ऑफ प्रॉफिट एंड अंडर स्टेटिंग ऑफ एक्सपेंस, शोइंग फिक्टिशियस सेल्स. फिक्टिशियस सेल्स मतलब फेक एंट्री. मैंने कोई माल बेचा ही नहीं है, मैं ऐसे लेकर रहा कि मिस्टर नथुलाल को मैंने गुड्स बेचा, रामलाल को बेचा, श्यामलाल को बेचा, मिस्टर एक्स को माल बेच दिया, जबकि वो नाम की कोई पार्टी है ही नहीं. लीगली वहाँ पे कोई पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. ठीक है. सो इसको बोलते हैं शो फिक्टिशियस सेल. ऐसे बहुत सारे फिक्टिशियस फेक एंट्रीज भी आप पास कर सकते हो. तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए. दैट्स वाई ऑडिट इज कम. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, अगर फिक्टिशियस सेल्स होगा तो वो सामने उधर डॉक्यूमेंट भी प्रिपरेशन के लिए पूछेगा कि क्या आपने सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए हैं. नहीं किए तो ये एंट्रीज यहाँ पे नहीं चलेगी. ठीक है. हैंस ऑडिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स. असेट्स को ओवर स्टेटमेंट कैसे किया जाता है? तो रिकॉर्डिंग द न्यू फिक्स असेट्स परचेज इन द बुक्स ऑफ द हायर कॉस्ट. जितने में असेट्स लिया था एक्चुअली वो प्राइस पर रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, बिल से ज़्यादा वैल्यू पे मैंने रिकॉर्ड किया. रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स. मैंने बार बार असेट्स की वैल्यूएशन को क्या किया? चेंज किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के. रिकॉर्डिंग द फिक्टिशियस परचेज ऑफ फिक्स असेट्स इन द बुक्स. कोई असेट्स है ही नहीं. मैंने फॉर एग्जांपल क्लासेस के लिए 10 एसी लिया था, लेकिन हम कितना दिखा रहे हैं? हमारे पास 12 एसी है, तो 2 एसी तो फिक्टिशियस है ना. रॉन्ग एंट्री पास कर ली, जो हमने खरीदा ही नहीं फिर भी हमने लिखा.
प्रोवाइडिंग द लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कुछ अमाउंट आपको चार्ज करना कंपलसरी है, लेकिन उससे कम मैंने दिखाया। गवर्नमेंट ने बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी पे एटलीस्ट 15% डेप्रिसिएशन दिखाना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमने कितना दिखाया, ओनली 5%, क्योंकि लेस डेप्रिसिएशन हायर द प्रॉफिट, तो ये भी नहीं चलेगा। प्रोवाइड लेस डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स असेट बाय चेंजिंग द मेथड्स, मेकिंग द लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स के बहुत बार प्रोविजंस करने होते हैं। आरडीडी आपने सुना होगा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, 12th स्टैंडर्ड में आपने बहुत बार फॉर्मूला में लिखा हुआ रहेगा, तो वो प्रोविजंस आपको मेंटेन करना है, बट आप प्रोविज़न एग्जैक्टली जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हो, उससे कम प्रोविज़न कर रहे हो, डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट्स एक्सेट्रा। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, टेमिंग एंड लीडिंग एंड विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। अभी चाहे टेमिंग एंड लीडिंग हो चाहे विंडो ड्रेसिंग हो, दोनों है तो फ्रॉड ही, और फ्रॉड करना बुरी बात है, मतलब गवर्नमेंट इसको मोटिवेट नहीं करेगी, डीमोटिवेट करेगी, हैंस ऑडिटिंग इज कम। इसीलिए ऑडिटर बाहर वाला होता है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता है। वो बाहर वाला आएगा, वो देखेगा क्या आपके अकाउंट्स में कोई लिमिट, कोई टीमिंग एंड लीडिंग तो नहीं है ना, कोई विंडो ड्रेसिंग तो नहीं कर रहा है ना। अगर ऐसा कुछ भी किया होगा तो रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट ने सुना तो ठीक है, नहीं सुना तो शेयर होल्डर को रिपोर्ट करना है, और एक रिपोर्ट जाएगा तुम्हारा सेबी में और आरओसी में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को अंडर स्टेटमेंट कैसे करते हैं, तो रिकॉर्डिंग द लायबिलिटीज इन द बुक्स एट द लोअर अमाउंट, जितनी की लायबिलिटीज है उतनी हमने रिकॉर्ड नहीं की। फॉर एग्जांपल 100 का क्रेडिटर था बट हमने रिकॉर्ड किया 80। ओमिटिंग मतलब भूल जाना, छोड़ देना, ठीक है। ओमिटिंग टू द रिकॉर्ड अ लायबिलिटी इन द बुक्स, मैंने जानबूझ के कोई लायबिलिटी क्रिएट तो हो गई थी बट दिखाया ही नहीं। ट्रीटिंग द एक्चुअल लायबिलिटी एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है, एक्चुअल लायबिलिटी है बट मैं उसको कंटीजेंट लायबिलिटी दिखा रहा हूँ। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब क्या, जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, दैट्स कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी। डिपेंडिंग अपॉन फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मुझे पता है कि मुझे लॉस हुआ है, जबकि हमारी कंपनी लॉस में है, लेकिन हमने क्या किया, वो लॉस को रेक्टिफाई नहीं किया, वो लॉस को प्रॉपर प्रेजेंटेट नहीं किया, दैट्स कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। शोइंग द करंट लायबिलिटी एज अ रिजर्व, करंट लायबिलिटी को हमने क्या दिखाया, एज अ रिजर्व दिखाया। रिकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट अ लोअर अमाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हमने कम अमाउंट पे रिकॉर्ड किया, जबकि आउटस्टैंडिंग था 10,000, हमने लिखा सिर्फ 8,000। तो ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग विंडो ड्रेसिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ सीए या एज अ कंपनी इंटरनल ऑडिटर, जरूरी नहीं हर ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। आप ग्रेजुएशन करने के बाद कोई भी कंपनी में एज ए इंटरनल ऑडिटर भी अपॉइंट हो सकते हो। तो आपकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, एज अ ऑडिटर। ऑडिटर्स का मतलब क्या होता है, जो अकाउंटेंसी को प्रॉपरली चेक करके बताए कि ये जो एंट्रीज पास की, जो डेप्रिसिएशन के रेट्स चार्ज हुए हैं, जो हमने सारे अकाउंट्स क्रिएट किए, क्या वो सब प्रॉपर है, अप टू द कंपनी है, अप टू द मार्क है, अप टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है, ठीक है। तो ये ऑडिटर का क्या ड्यूटी होना चाहिए विंडो ड्रेसिंग के रिगार्डिंग में, तो नंबर 1, डिस्क्लोज इन द ऑडिट रिपोर्ट, आपको अपनी रिपोर्ट में लिखना है कि ये कंपनी ने सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए हैं, ठीक है, इनका प्रॉफिट प्रॉपर नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड नहीं है, सो हमें ये लग रहा है कि ये कंपनी में क्या हो गया है, रोजियर पिक्चर, कॉस्मेटिक व्यू या विंडो ड्रेसिंग। रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट को बताइए, ताकि गवर्नमेंट ये ऐसी सारी कंपनियों पे एक्शंस ले सके, क्योंकि फंड तो किसका है, कंपनी का थोड़ी है, आम जनता का है, जनरल पब्लिक का है। सर कैसे जनरल पब्लिक का है, अरे बच्चा, शेयर कैपिटल, शेयर कौन खरीदता है, पब्लिक। तो पैसे मुकेश अंबानी के नहीं लगे, पैसे कंपनी के लगे। मुकेश अंबानी जस्ट अ डायरेक्टर, हमने उनको इलेक्ट करके रखा है कि भाई हमारे पास इतना वक्त नहीं है या हम दूसरे सब काम में बिजी है, हमारे बिहाफ पे आप कंपनी को चलाइए, और उनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, हैंस ही इज अ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर इज अ पर्सन हु जस्ट डायरेक्ट अ कंपनी, एक राइट डायरेक्शन दे रहा है कि आपको ऐसे बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए, वेरीफाई इनकम, आपको इनकम को वेरीफाई करनी चाहिए, कोई कुछ भी बोल देगा तो आपको मानने का नहीं। अगर समझोगे एज अ ऑडिटर आपको आपका बॉस ऐसा बोल रहा है कि देखिए ये साल हमने 10 लाख का सेल्स किया, तो तुरंत प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट मंगवाओ कि चलो डॉक्यूमेंट दिखाओ, 10 लाख का सेल्स है तो सामने 10 लाख का बिल्स भी तो होना चाहिए ना। अरे उधार में बेचा रहेगा तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लाओ, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज अ मस्ट रिक्वायर। नेक्स्ट है वेरीफाई असेट्स एंड लायबिलिटी, सारी असेट्स को वेरीफाई कीजिए, लायबिलिटीज को वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करना मतलब जा जाके चेक कीजिए,
अगर हमने ऐसा बता दिया कि हमारी कंपनी में 50 एसी है, तो काउंट कीजिए क्या वो एक्चुअली 50 एसी है और सारी एसी वर्किंग कंडीशन में है, और सारी एसी का डॉक्यूमेंट मतलब जो है एसी का परचेस बिल होगा वो क्या कंपनी के नाम पे ही है। ठीक है, लायबिलिटी के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए, फ़ोन वोन कीजिए, डेटर को फ़ोन कीजिए, क्रेडिटर को फ़ोन कीजिए, कंफर्मेशन रिपोर्ट वहाँ से भी ले लीजिए। ये सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है। वेरीफाई द प्रोविजंस, जितने भी प्रोविजंस की है वो एज पर द रूल्स की है। ज़्यादा प्रोविज़न करना भी अच्छी बात नहीं है, कम प्रोविज़न करोगे तो भी बुरी बात है। वेरीफाई द क्लोजिंग स्टॉक, कंपनी के एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में जितना भी माल गोडाउन में पड़ा है उसका एक क्लोजिंग स्टॉकमेंट का रिपोर्ट ले लीजिए, एज पर वैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट ले लीजिए। कोई अगर कंपनी में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट है तो उनसे एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट ले लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा तो उससे एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट ले लीजिए। उनके वैल्यूएशन के हिसाब से ही क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होना चाहिए, ना कि मैनेजमेंट के हिसाब से। ठीक है, डिस्क्लोज द चेंज इन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ बदलाव किए, कुछ चेंज किया है तो वो डिस्क्लोजर में डाल दीजिए कि इतने सालों से हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे एसएलएम से, ड्यू टू सम रीजंस हमें बेटर प्रेजेंटेशन चाहिए था, इसलिए हमने ये साल से डेप्रिसिएशन की मेथड स्विच ओवर की है। हम एसएलएम से जा रहे हैं डब्ल्यूडीवी मेथड में। एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब हर साल डेप्रिसिएशन सेम आएगा। लेकिन अभी से कंपनी ने ऐसा सोचा कि नहीं नहीं नहीं, एसएलएम बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी कंपनी के लिए डब्ल्यूडीवी इज़ अ बेटर, देन यू कैन सिलेक्ट अ डब्ल्यूडीवी मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसमें डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो वो अगर ऐसा कुछ चेंज किया है, फिर स्टॉक होता है, स्टॉक का भी वैल्यूएशन होता है, फीफो होता है, लीफो होता है, वेटेड एवरेज मेथड होता है। ये सब चीज़ें आपने अकाउंट्स में देखी हुई रहेगी। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड, इसमें से कौन सी मेथड आपने यूज़ की है। अगर कोई मेथड चेंज किए हैं तो वो भी डिस्क्लोजर के थ्रू आप बता सकते हो। प्रिवेंट ओमिशन ऑफ लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी ओमिट ना रह जाए, उसका प्रॉपरली आपको डिस्क्लोजर देना है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉड इज अ सीक्रेट रिजर्व। तो अभी तक हमने 2 फ्रॉड कवर किए, नंबर 1 टीमिंग एंड लीडिंग, नंबर 2 विंडो ड्रेसिंग। टीमिंग एंड लीडिंग में क्या होता था, हम किसी से कैश लेते थे बट हम तभी रिकॉर्ड नहीं करते थे, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब कोई और बंदा हमें कैश दे रहा है तभी हम फर्स्ट पार्टी का कैश रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड लैपिंग। और इसको क्या बोलते थे, टीमिंग एंड लीडिंग। और मैंने क्या सिखाया था, इसकी टोपी उसके सर। फिर सेकंड फ्रॉड हमने क्या पढ़ा, विंडो ड्रेसिंग, रोजियर पिक्चर, कॉस्मेटिक व्यू। अभी विंडो ड्रेसिंग, रोजियर पिक्चर, कॉस्मेटिक व्यू ये कौन कर सकता है, तो डायरेक्टर, दैट मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट और मैनेजर्स जो टॉप लेवल में बैठते हैं। ये छोटे मोटे बंदे की काम नहीं है, मतलब प्रॉफिट के साथ खेलना वो बेचारा आम आदमी, छोटा एम्प्लॉय नहीं कर सकता। कोई डायरेक्टर लेवल का अगर कोई है तो वो ये फ्रॉड कर सकता है। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि शायद उसको ज़्यादा कमीशन चाहिए, शायद उसको लोन लेना है कंपनी से, या तो कंपनी को लोन दिलवाना है। जब भी कंपनी को लोन लेना होगा, जब भी कंपनी को अट्रैक्ट करना रहेगा इन्वेस्टर को, अगर कंपनी को लेस टैक्स पे करना है तो हम प्रॉफिट के साथ खेलते हैं। कुछ अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ा देंगे या कुछ अमाउंट से प्रॉफिट घटा देंगे, मतलब चाहे प्रॉफिट को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, दैट्स कॉल्ड क्या, टीमिंग एंड लीडिंग, नहीं विंडो ड्रेसिंग। टीमिंग एंड लीडिंग मतलब क्या होता है, कैश के साथ खेलना। विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है, प्रॉफिट के साथ खेलना। कैश के साथ खेलोगे तो टीमिंग एंड लीडिंग होगा, प्रॉफिट के साथ खेलोगे तो विंडो ड्रेसिंग होगा। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक विल बी सीक्रेट रिजर्व, फ्रॉड नंबर 3। टोटल 2 फ्रॉड हो गए, तीसरा फ्रॉड देख लो। थर्ड फ्रॉड इज अ सीक्रेट रिजर्व। अ सीक्रेट रिजर्व इज अ एनी रिजर्व विच इज नॉट सीन इन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब मजाक किया है, क्या लिखा है देखो, ऐसा कोई भी रिजर्व, ठीक है, जो आपको लायबिलिटी साइड ना दिखे उसको क्या बोलेंगे हम, सीक्रेट रिजर्व। मतलब विच इज नॉट शोन इन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट, ऐसा बोला है कि बैलेंस शीट के फेस पे वो रिजर्व्स दिखेंगे नहीं। अदर टर्म फॉर द सीक्रेट रिजर्व आर इनर रिजर्व, इंटरनल रिजर्व और हिडन रिजर्व। मतलब तुम क्या बोल सकते हो कि हमको क्या हो गया है पता है, हाई हो गया है। क्या हो गया है, हाई हो गया, HII। मतलब हिडन, इंटरनल, इनर। शॉर्टकट दिया मैंने आपको, क्या दिया बेटा, शॉर्टकट याद रखना। कभी भी सीक्रेट रिजर्व का क्वेश्चन आएगा ना तो क्या बोलने का, हाई हाई हो गया। क्या हो गया, हाई हाई हो गया। H फॉर हिडन, I फॉर इनर और I फॉर इंटरनल। दिस इज enacted by the understating the assets and overstating the liability।
असेट्स को क्या करना है, अंडर स्टेटिंग करना है, लायबिलिटीज को भी क्या करना है, अंडर वैल्यूड करना है। देयर इज अ नो अकाउंट कॉल्ड सीक्रेट रिजर्व, ऐसा कोई अकाउंट नहीं होता है जिसको हम सीक्रेट रिजर्व बता सकते हैं। इट इज इनडायरेक्टली क्रिएटेड बाय रिकॉर्डिंग द यूजुअल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन अनयूजुअल मैनर। इन अ सीक्रेट रिजर्व असेट्स आर अंडर वैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर ओवर वैल्यूड। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, असेट्स की वैल्यूएशन कम लिखते हैं, लायबिलिटीज की वैल्यूएशन ज्यादा अमाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, एंड द प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड। ओनली बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी हैव प्रोविजंस टू क्रिएट द सीक्रेट रिजर्व। सिर्फ बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी ही सीक्रेट रिजर्व कर सकती है, बाकी कोई कंपनी को सीक्रेट रिजर्व करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, आपको एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना है, आप रिजर्व्स क्रिएट नहीं कर सकते। देयर इज अ नो अकाउंट कॉल्ड सीक्रेट रिजर्व, बट बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी को सीक्रेट रिजर्व करना परमिटेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है और रीजंस है। जितनी भी बैंक्स होती है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो नॉर्मली लोगों को पैसा लैंड करती है। लैंड करना मतलब टू प्रोवाइड। ठीक है, अगर समझो मार्केट से पैसा नहीं आएगा, रिटर्न में अगर वो पैसा आया नहीं जो मैंने लैंड किया था, तो फिर मुझे कंपनी का लॉस कौन से अकाउंट के थ्रू कंपनसेट करना पड़ेगा? रिजर्व्स अकाउंट्स के थ्रू। ठीक है, कंपनीज डू नॉट क्रिएट सच सीक्रेट रिजर्व, अदर कंपनीज डू नॉट क्रिएट सच सीक्रेट रिजर्व्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सीक्रेट रिजर्व, ये किया क्यों जाता है? टू मिसलीड द कॉम्पिटिटर बाय हेडिंग द रियल अर्निंग। हमने कॉम्पिटिटर को मिसलीड किया है, हमारा रियल इनकम नहीं दिखाया है। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकेंड, टू मिसलीड द वर्कर टू अवॉइड द इंक्रीज द वेजेस एंड लोन्स। बहुत बार वर्कर्स ऐसा बोलते हैं कि हमें लोन्स दीजिए, हमें बोनस दीजिए, हमें वेजेस दीजिए, हमारा पगार बढ़ाइए। तो पगार अगर नहीं बढ़ाना होगा तो रियल इनकम मत दिखाइए। आसान है, आप ऐसा बता दीजिए कि हमारी कंपनी लॉस में है, जब हमारे पास इतना प्रॉफिट ही अवेलेबल नहीं तो हम आपका पगार कैसे बढ़ा सकते हैं? ठीक है, टू स्पेक्यूलेट इन द शेयर, शेयर को अगर स्पेक्यूलेट करवाना है, स्पेक्यूलेट करवाना मतलब शेयर के साथ खेलना है। टू अनेबल द मैनेजमेंट टू स्पेक्यूलेशन इन द शेयर, तो आप क्या कर सकते हो? सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हो। मेथड ऑफ क्रिएटिंग द सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व कुड बी यूज बाय द डायरेक्टर टू मिसयूज द पावर ऑफ द होल्ड। डायरेक्टर के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं कंपनी के, क्योंकि वो कंपनी का डायरेक्टर है। जब डायरेक्टर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेगा तो कंपनी में वो क्या कर सकता है? सीक्रेट रिजर्व। द क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व इज नाउ प्रोहिबिटेड बाय आईसीएआई। सीक्रेट रिजर्व आप कर नहीं सकते, ऐसा कौन बोल रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। मतलब आईसीएआई ने उसको क्या कर दिया है बेटा? प्रोहिबिटेड कर दिया। क्या कर दिया है? प्रोहिबिटेड कर दिया है। ओनली बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी आर अलाउड। कौन सी कंपनी? बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी। मतलब बहुत सारी टाइप की कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, पब्लिक लिमिटेड होती है, वन पर्सन कंपनी होती है। ये सब कंपनियां सीक्रेट रिजर्व नहीं कर सकती, सिर्फ एक को छोड़ के। कौन? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाले। मतलब कोई बैंक है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, तो उनको सीक्रेट रिजर्व मेंटेन करना है तो वो कुछ अमाउंट तक कर सकते हैं, क्योंकि उनको लॉस बार बार होते रहता है ना। जैसे कि हमने लोन लिया, लोन वापस नहीं दिया, सरकार ने बोला कि भाई चलो भाई लोन माफ कर दो, तो बैंक अपना लॉस कैसे कंपनसेट करेगी? सीक्रेट रिजर्व अकाउंट से। रिजर्व का मतलब क्या होता है? बुरे वक्त में वो पैसा काम आएगा। हमने वो पैसा छुपा के रख दिया, उस पर टैक्स फैक्स कुछ नहीं भरेंगे, वो इनकम हमने शो ही नहीं की, लोगों को हमने बताया ही नहीं कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट इतना था। ठीक है, ऑडिटर्स ड्यूटीज रिगार्डिंग सीक्रेट रिजर्व। ऑडिटर की क्या ड्यूटी होनी चाहिए रिगार्डिंग द सीक्रेट रिजर्व? ठीक है, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, ऑडिटर्स ड्यूटीज रिगार्डिंग सीक्रेट रिजर्व। द ऑडिटर ऑफ द कंपनी में ऑल्सो रिपोर्ट। अगर आप ऑडिटर हो तो आपको अपनी रिपोर्ट में लिखना होगा। क्या लिखना होगा? वेदर द अकाउंटिंग गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ रिपोर्ट ऑफ एनी सीक्रेट रिजर्व। कि कंपनी के अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू होने चाहिए। अगर कुछ सीक्रेट रिजर्व मेंटेन किया है तो एज अ ऑडिटर मैं उसको बताऊंगा मेरे ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, कि ये कंपनी में मैंने क्या देखा है? सीक्रेट रिजर्व। यहाँ पे प्रॉफिट के साथ खेला गया है, या तो यहाँ पे रियल इनकम दिखाई नहीं गई है, गवर्नमेंट ने उसको प्रोहिबिटेड किया है, इवन आईसीएआई ने भी ना बोला था, फिर भी ये लोगों ने क्या मेंटेन किया है? सीक्रेट रिजर्व। मतलब ऑडिटर खुद कुछ चेंज नहीं करता, वो सिर्फ रिपोर्ट करता है। ऑडिटिंग करना मतलब क्या? चेक करके रिपोर्टिंग देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सर्कमटेंसीज इंडिकेटिंग द एरर एंड फ्रॉड्स। ठीक है, ऐसे कौन से सर्कमटेंसीज है जो देख के आपको पता चल जाएगा कि इनके अकाउंट्स में एरर है, इनके अकाउंट्स में फ्रॉड छुपा है? तो नंबर 1,
द फॉलोइंग आर द सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट दैट देयर आर मे एग्जिस्ट एरर एंड फ्रॉड्स। नंबर 1, मैनेजमेंट इज डोमिनेटेड बाय वन पर्सन और द स्मॉल ग्रुप। मतलब कंपनी इतनी बड़ी है, बस चलाने वाला सिर्फ एक बंदा है, सिर्फ मुकेश बोल रहा है वैसे ही हो रहा है, बाकी टीम का वो सुन ही नहीं रहा है। मतलब मैनेजमेंट एकदम डोमिनेंट है बाय सिंगल पर्सन और एकदम छोटा सा ग्रुप है, उनके घर वाले मिलके ही कंपनी को चला रहे हैं, दूसरे किसी का सुन ही नहीं रहे। कंपनी में प्रॉपर मीटिंग्स नहीं हो रही है। मतलब गवर्नमेंट ने बोला था कि एज अ डायरेक्टर आपको कंपनी में कम से कम 4 बार मीटिंग करनी है क्वार्टरली वंस, आप एक भी मीटिंग नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली फाइनल मीटिंग कर देते हो। तो वहाँ से पता चलता है कि ये कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। इंटरनल कंट्रोल इज एब्सेंट और द वीक। कंपनी में आईसी फॉलो नहीं किया। आईसी मतलब इंटरनल कंट्रोल, एक का ट्रांजेक्शन दूसरा चेक करे, वैसा कोई सिस्टम मेंटेन करो। ठीक है, अगर वो सिस्टम मेंटेन नहीं किया है मतलब ये कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। अरे जैसे बैंक में होता है, अगर हमको डीडी बनाना होता है तो याद करो डीडी बनाने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम फॉर्म भरते हैं। अच्छा, फॉर्म कौन देता है? तो क्लार्क देता है। क्लार्क जो फॉर्म देगा हमें, हम उसको फिल करेंगे, फिल करके हम किसी एक ऑफिसर के पास जाएंगे, उसको वो फॉर्म देंगे, वो फॉर्म को प्रॉपर रिव्यू करेगा। एक बार वो रिव्यू होने के बाद वो फॉर्म कहाँ जाता है? मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर वहाँ से परमिशन देगा, तब आपका डीडी बनेगा। डीडी कहाँ से लेते हो आप? कैशियर डिपार्टमेंट से। वो आपको प्रॉपर डीडी बना के देगा। फिर डीडी पे क्या होता है? स्टैम्प होता है। और लास्ट में सब होने के बाद मैनेजर के पास ये डीडी वापस जाएगा। किस चीज़ के लिए? तो फॉर रिव्यू, चेक करने के लिए। फिर मैनेजर उस पर सिग्नेचर करता है और उसके ऊपर क्या चिपकाता है? ट्रांसफर एंड सेलो टैप। तो दैट्स द प्रोसेस ऑफ डीडी। इसलिए डीडी बनाने में एरर्स कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि एक का काम दूसरा चेक कर रहा है, कुछ गलती होगी तो वहाँ ही पता चल जाएगा। तो उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। समझो कोई कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो कंपनी में कभी भी फ्रॉड या एरर हो ही नहीं सकता, या तो उसके चांसेस बहुत कम है। बट कौन सी कंपनी में फ्रॉड हो सकता है? जहां पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज वीक या तो एब्सेंट। देर इज अ हाई टर्नओवर ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ। टर्नओवर मतलब बार बार अकाउंटिंग स्टाफ चेंज हो रहा है। वहाँ का फाइनेंस मैनेजर 6-7 महीने के से ज़्यादा टिकता ही नहीं है, हर बार नया नया रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो ये भी इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? ये कंपनी में फ्रॉड हो सकता है, ये कंपनी में एरर हो सकता है। द अकाउंट डिपार्टमेंट इज अंडरस्टेटेड। ठीक है, ऑडिटर्स एंड लॉयर्स आर चेंज फ्रिक्वेंटली। बार बार ऑडिटर चेंज हो रहा है, बार बार कंपनी का लॉयर चेंज हो रहा है। द वर्किंग ऑफ कैपिटल इज इनएडुकेट। कंपनी के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो आने वाले 2-3 महीने का भी एक्सपेंस बेयर कर सके। वर्किंग कैपिटल मीन्स डे टू डे मैनेजमेंट के लिए जो पैसा चाहिए वो। देर इज अ नीड टू शो बेटर फाइनेंशियल पिक्चर टू द सक्सीड इन द शेयर इश्यू। ठीक है, देर आर द मैनी ट्रांजेक्शन विद द एसोसिएटेड और रिलेटेड पार्टीज। बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो आपस में ही खेल रहे हैं, एसोसिएट कंपनी के साथ हैं या तो कोई रिलेटेड पार्टी के साथ है। रिलेटेड पार्टी, एसोसिएट कंपनी मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी कंपनी जिसका मेरी कंपनी के साथ 20 या 25% सस्टेंशनल इंटरेस्ट हो। मतलब होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। जैसे कि रिलायंस का कंट्रोल, रिलायंस जो मेन कंपनी है ना, उसके पास सारा कंट्रोल है। किस कंपनी का? तो जियो का। ये जियो इज अ सब्सटेंशनल कंपनी या होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो ये होल्डिंग हो गया और जियो सब्सिडरी हो गया। होल्डिंग कंपनी इज अ रिलायंस लिमिटेड, सब्सिडरी कंपनी इज अ जियो लिमिटेड। तो देर आर द एक्सेसिव पेमेंट ऑफ द सर्विसेज जितना दी है या तो सर्विस का जितना पेमेंट होना चाहिए उससे ज़्यादा पेमेंट हम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमने एक्सपेंस ज़्यादा पे किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वाउचर्स आर नॉट अवेलेबल और नॉट ड्यूली ऑथोराइज बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स आर अल्टर। आपने डॉक्यूमेंट को चेंज कर दिया है। देर इज़ अ लैक ऑफ द इनएडिक्वेट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। हमने मैनेजमेंट को पूछा कि भाई ऐसा क्यों चल रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट प्रॉपर क्यों नहीं है, मैनेजमेंट ने प्रॉपर आंसर्स नहीं दिए। तो ये सब चीज़ों से पता चलता है कि कंपनी में क्या हो सकता है? फ्रॉड हो सकता है। या तो कंपनी में क्या हो सकता है? एरर हो सकता है। तो एरर और फ्रॉड देखने के तरीके कौन से होते हैं? तो मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, बार बार अकाउंटिंग स्टाफ चेंज हो रहा है, कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है। ठीक है, फिर डायरेक्टर और या तो फिर कोई स्मॉल ग्रुप ही पूरा कंपनी चला रहा है। ठीक है, वो लोग का मीटिंग प्रॉपर नहीं होता है। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल है। इसमें से कोई भी 4-5 पॉइंट याद रख लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं
ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द एरर एंड फ्रॉड। अगर हमें अकाउंट्स में क्या दिखे, कुछ एरर दिखे, कुछ फ्रॉड्स दिखे, तो वहाँ पे ऑडिटर की क्या ड्यूटी होनी चाहिए, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल अकर्स व्हेन एनी ऑफ द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर वायोलेटेड। क्या लिखा था, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या लिखा है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो बेटा, गैप क्या फॉलो नहीं किया है, गैप फॉलो नहीं किया है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको ये फॉलो करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑडिटिंग। सर ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है, कुछ नहीं, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो जो आपने 13 स्टैंडर्ड में पढ़े थे। AS1 पढ़ा था आपने, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। AS2 आपने पढ़ा रहेगा, इन्वेंट्री। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट करके कुछ होता है, डेप्रिसिएशन प्रॉपर चार्ज करो, सारी असेट्स प्रॉपर रिकॉर्डेड करो। तो ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा है, वो फॉलो करो। और प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये सब प्रिंसिपल्स हो गए अकाउंटिंग के। क्या पर्सनल, रियल, नॉमिनल, 3 रूल आपको फॉलोज करने हैं। जनरल प्रॉपर बनानी है, लेजर प्रॉपर होना चाहिए, फिर ट्रायल बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए, फिर ही फाइनल अकाउंट बनाओ। तो वो सारे प्रिंसिपल्स अगर आपने फॉलो नहीं किए या वायोलेट किए तो समझ जाना कि ये कंपनी में एरर चल रहा है या फ्रॉड चल रहा है। सच एरर डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ऐसी एरर से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि टैली तो होगा बट गलत अमाउंट से। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा ऐसा नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस टैली होगा बट रॉन्ग अमाउंट से। फ्रॉड मीन्स इंटेंशनली, फ्रॉड का मतलब क्या होता है, जानबूझ के, हाँ, इंटेंशनली। और डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब एकदम सिस्टमेटिकली, किसी को चीट करना है तो हम कितना प्लानिंग करते हैं, है ना। तो वैसे ही ये है कि कंपनी को चीट करना है ना, तो आप बहुत प्लानिंग के साथ चीट करोगे। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय द मैनेजमेंट। कौन मिस रिप्रेजेंटेशन करेगा, मैनेजमेंट करेगा, और द एम्प्लॉई और एनी थर्ड पार्टी विथ एन ऑब्जेक्टिव टू चीट और मेक इनलीगल गेन। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग ऐसे 240 इश्यूड बाय ICAI लिस्ट डाउन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। मतलब ऐसे 240 में लिखा गया है, ऐसे मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, उसमें यह लिखा गया है कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यू टू एरर एंड फ्रॉड्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर समराइज एज फॉलो। तो चलो अब हम देखते हैं व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग द एरर एंड फ्रॉड। तो कोड वर्ड क्या याद रखोगे, पक्का। क्या बोलने का, पक्का। पक्का का P क्या है, देखो, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। मतलब देखो मैं तो सबसे लास्ट में आया ऑडिट के लिए, बराबर ना। ऑडिट के पहले भी तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। पहले सब बच्चे क्या पढ़ते हैं, थियरी पढ़ते हैं, नहीं, पहले से प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चा क्या सोचता है ये तो मैं लास्ट में पढ़ूंगा। वैसे ही सेम अकाउंटेंसी में भी होता है कि पूरे साल भर क्या होता है भाई, ट्रांजेक्शन होता है। अप्रैल से मार्च तक तुम ट्रांजेक्शन किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, तो वो ट्रांजेक्शन में कुछ एरर है, वो ट्रांजेक्शन में कुछ फ्रॉड है, तो उसको पकड़ने की पहली जिम्मेदारी किसकी होगी, तो मैनेजमेंट की होगी। ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्यों, क्योंकि ऑडिटर तो लास्ट में आया ना, उसको थोड़ी पता है कि ये अकाउंट्स में एरर है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड बाय इम्प्लीमेंटिंग द गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आपकी कंपनी का क्या सही होना चाहिए, IC सिस्टम। अगेन आई एम रिपीटिंग, कौन सा सिस्टम, IC सिस्टम। ये जब भी मैं IC बोलूँ तो समझ में आएगा। IC मतलब क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड इज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। मतलब ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव नहीं, ये मेरा क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट। हाउएवर द ऑडिटर शुड टेक स्टेप्स to detect the error and fraud for the accounts to be true and fair. It is important that they are the free from the major error and fraud. तो ऑडिट हो गया इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारा अकाउंट्स एकदम ट्रूली 100% करेक्ट होगा। शायद कुछ एरर अभी भी हो, क्योंकि मुझे जो एरर दिखी वो शायद दूसरे को ना दिखे, दूसरे को जो एरर दिखी वो तीसरे को ना दिखे। मेरे हिसाब से वो एरर है, किसी और के हिसाब से वो फ्रॉड भी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि हर एक इंसान का सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है, हर एक ऑडिटर का दिमाग अलग अलग होता है। तो ऑडिट करवाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऑडिट होने के बाद क्या पूरा अकाउंट 100% ट्रू एंड फेयर भी होगा, नहीं, ये हम नहीं बोल सकते। ठीक है, ऑडिट कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि 100% अकाउंट्स आर एरर फ्री,
एरर हो सकती है बट कम हो सकती है। नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए, कारो। कारो मतलब क्या होता है, कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। अंडर द कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर कारो 2015 द ऑडिटर इज रिक्वायर टू रिपोर्ट वेदर द फ्रॉड इज नोटिस एंड इफ सो, क्या आपको अकाउंट चेक करते करते कुछ एरर जैसा लगा, कुछ बोगस ट्रांजेक्शन, ठीक है, कुछ फेक एंट्रीज, ऐसा कुछ दिखाई दिया तो प्लीज़ उसको रिपोर्ट कीजिए। देन द ऑडिटर हैज़ टू रिपोर्ट इन द नेचर ऑफ फ्रॉड, कि कितने अमाउंट का वो फ्रॉड आपको लग रहा है, एंड द अमाउंट इन्वॉल्व, ठीक है, कि वो नेचर ऑफ फ्रॉड मतलब कौन सा फ्रॉड है, क्या वो टीमिंग लीडिंग है, क्या वो सीक्रेट रिजर्व है, या वो विंडो ड्रेसिंग है। कंफर्मेशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, ऐसे ही मत बता देना, पहले उसको क्या करना, 100% कंफर्म करना, ठीक है। When any error is confirmed, auditor should be ensured that the management has rectified the same। हम तुरंत मैनेजमेंट को बताएंगे कि भाई ये फ्रॉड है, ये एरर है, आप पहले इसको रेक्टिफाई कीजिए, ठीक है, प्रॉपर स्टेप्स लीजिए। फर्दर व्हेन एनी फ्रॉड इज कंफर्म, ऑडिटर शुड रिपोर्ट द सेम टू द अप्रोप्रिएट पर्सन। जैसे ही फ्रॉड पता चला हम रिपोर्ट करेंगे विद दैट अप्रोप्रिएट पर्सन। अगर फाइनेंस के रिलेटेड कुछ एरर मिला, कुछ फ्रॉड मिला तो फाइनेंस मैनेजर को जाके बताइए। सेल्स में कुछ एरर आ रहा है तो सेल्स मैनेजर को जाके कुछ बताइए। ओवरऑल कंपनी के काम में ही गड़बड़ है तो तुरंत डायरेक्टर को रिपोर्ट कीजिए। और समझो डायरेक्टर से लेके सब लोग प्रॉपर वर्क कर ही नहीं रहे तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए किसको, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताइए और एक अपने शेयर होल्डर्स को बता दीजिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स के पैसे अटके हुए हैं। ऑडिटर नॉट टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है किस चीज़ के लिए, द ऑडिटर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अनडिटेक्टेड एरर, जो एरर मैंने डिटेक्ट ही नहीं की उसके लिए, एंड फ्रॉड ही हैड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेप्स टू डिटेक्ट देम। उसको जस्ट उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जितना मैंने चेक किया है वो मेरे हिसाब से करेक्ट है। शायद कोई और ऑडिटर को आप बुलाओ तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकते हैं। इनहेरेंट लिमिट ऑफ ऑडिट, नेक्स्ट है इनहेरेंट लिमिट ऑफ ऑडिट, के ऑडिट किया फिर भी कुछ एरर तो रह ही जाएगी, कुछ लिमिटेशंस है, जैसे फ्रॉड। ऑडिटर मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट फ्रॉड विच आर कमिटेड वेरी सिस्टमेटिकली, हम वो गलतियां नहीं पकड़ सकते जो बहुत सिस्टमेटिकली प्लान की है, ठीक है, क्योंकि उसको ट्रैक करने में टाइम ज़्यादा लगता है। इन स्पाइट ऑफ ऑडिटिंग देर इज़ अ नो गारंटी दैट देर आर नो फ्रॉड कमिटेड इन अकाउंट। ऑडिट होने के बाद भी मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि मेरा अकाउंट 100% क्या है, फ्रॉड फ्री। शायद कुछ फ्रॉड ऐसे हो जो मैंने डिटेक्ट ना किए हो या तो मुझे दिखे नहीं वाइल डूइंग द ऑडिट। टेक्निकल नॉलेज, बहुत बार ऐसा फ्रॉड्स होते हैं जो ऑडिटर को पता ही नहीं चलता है ड्यू टू टेक्निकल नॉलेज। एक ऑडिटर, एक सीए किस चीज़ का नॉलेजेबल बंदा होता है, अकाउंटेंसी के रिलेटेड टेक्निकल चीज़ें उसको समझती नहीं है। जैसे कि कोई आईटी कंपनी का ऑडिट चल रहा था, आईटी कंपनी वाले ने मुझे बता दिया कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो सिस्टम है, उसको मेंटेन करने का खर्चा आता है 10 लाख, तो मुझे तो मानना होगा बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दैट, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे ऑडिटर को क्या करना चाहिए, कोई एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए और उसके रिलेटेड रिपोर्ट लेना चाहिए कि ये कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है कि सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने का खर्चा आ रहा है 10 लाख रुपया, क्या ये 10 लाख रुपीज़ इज सफिशिएंट अमाउंट, प्रॉपर है। अगर कोई वैल्यूएशन ऑफिसर ने बता दिया नहीं भाई प्रॉपर है, कोई आईटी इंजीनियर ने आके पूरा सिस्टम देखा, उन्होंने बोला नहीं कंपनी के हिसाब से वो 10 लाख रुपया होना चाहिए, तो मैं मान लूँगा। लेकिन उन्होंने बोला नहीं 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 10 लाख तो बहुत ज़्यादा है, कंपनी आपको झूठ बोल रही है, गलत एक्सपेंस क्लेम कर रही है, हमारे हिसाब से तो वो सिर्फ 6 लाख ही होना चाहिए। तो आप कितने अमाउंट पे डीलिंग करोगे, 6 लाख पे, कि ये आप जो एक्सेस 4 लाख है वो हम अलाउ नहीं करने देंगे, कृपया करके आप इसको क्या कीजिए, रेक्टिफाई कीजिए। तो देखो वही लिखा रहेगा टेक्निकल नॉलेज। एन ऑडिटर मे नॉट पोजेस ऑफ टेक्निकल नॉलेज ऑफ द बिजनेस का टेक्निकल नॉलेज ऑडिटर को नहीं होता है, ही इज जस्ट मास्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस एंड सिस्टम। इन अ सर्च केस ही हैज़ टू रिलाई द सर्टिफिकेट, इसलिए वो रिलाय रहता है, रिलाय मतलब डिपेंड हो जाना, किस पे डिपेंड रहेगा, तो सर्टिफिकेट्स एंड एक्सप्लेनेशंस गिवन बाय द अदर सच एज द लॉयर, engineers, valuer for estimating the contingent liabilities, valuation of the assets etc. for valuation of assets and liabilities. Time and the cost, due to the constraint of the time and the cost, मतलब ऑडिटर के पास टाइम ऑलरेडी बहुत कम होता है, एक ही कंपनी का काम नहीं करना है, बहुत सारी कंपनी का ऑडिट करना है, वो भी सबको रिपोर्ट सबमिट करना होता है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न।
अब इंडिया में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है? तो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने का ड्यू डेट का फाइलिंग ऑफ रिटर्न होता है 30 सितंबर। 30 सितंबर तक हमें पूरे ईयर का ट्रांजेक्शन चेक करके बताना है। मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अकाउंटिंग होगा, वो 31 मार्च खत्म होगा, उसके बाद ऑडिटर आएगा ना, तो वो कब तक काम करेगा? 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर। मतलब पिछले साल जो भी ट्रांजेक्शन हुए ना, उसका रिपोर्टिंग आप ये साल की 30 सितंबर तक दे दोगे, ठीक है। और ऐसी एक कंपनी नहीं होगी ऑडिटर के पास, बहुत सारी कंपनी होती है। तो ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑडिट टू चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन डिटेल में चेक कर पाओ, क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? अगर करने जाएगा ना तो ऑडिटर का ऑडिट ही कंप्लीट नहीं होगा। अब जरा पेप्सी सोचो, कोक सोचो, अरे रिलायंस सोचो, बेल सोचो, कितने सारे ट्रांजेक्शन होते रहेंगे दिन में। तो एक एक ट्रांजेक्शन को डिटेल में एनालिसिस करना क्या कोई ऑडिटर के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। तो ही में चेक ओनली सिलेक्टेड एरिया, इसलिए वो एक सिलेक्टेड एरिया को ही चेक करते हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शन 1 लाख से ऊपर वाले उसको डिटेल में चेक कीजिए, बाकी सब ऊपर ऊपर से चेक कर लेना चलता है, ठीक है। और ही में अडॉप्ट सैंपल टेक्निक, या तो फिर पूरे सारे ट्रांजेक्शन में से मैं कुछ कुछ बिल्स चेक करूँगा, अगर वो सारे बिल्स में सब कुछ प्रॉपर होगा देन आई एम अज्यूमिंग कि बाकी के बिल्स भी प्रॉपर हो गए। फ्यूचर एन ऑडिटर रिपोर्ट इज अबाउट द पास्ट, क्योंकि ऑडिट तो बाद में होता है, मैंने आपको पहले ही बोला, बराबर है। ही कैन नॉट मेक द स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूचर, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटीज एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हिस्टोरिकल कॉस्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द असेट्स एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस दिन वो असेट्स परचेस किए थे उस दिन का वो वैल्यूएशन दिखा रहा है, दैट्स कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नॉट देयर करंट वैल्यू। एस्टिमेशंस, बहुत कुछ एस्टिमेशंस होता है रिपोर्ट में। मैनी आइटम्स अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट such as provision for doubtful debts, depreciation, etc. are based on such estimation 10%, 5%, 6%, 12.5%। ऐसा बहुत बार आपने डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज किया रहेगा जो कि एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, ठीक है। नॉन मॉनिटरी, अगेन द फैक्ट विच इज कैन नॉट मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी सच एज द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, वहाँ की क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कैसी है वो आप पैसों में बता नहीं सकते हो, तो वो नॉन मॉनिटरी आइटम है। और नॉन मॉनिटरी आइटम हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो ये भी एक लूफॉल्स है। सोशल कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट, ऑडिट एविडेंस इज नॉट कंक्लूसिव इन द नेचर। confirmation by the debtor is not conclusive evidence that the amount will be collected. It is said that the audit evidence is pervasive rather than the conclusive in nature, ठीक है। तो ऑडिट एविडेंस जो जनरेट होता है वो भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि ऑडिट एविडेंस इज नॉट कंक्लूसिव, मैं 100% उस पर रिलाई नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि कंफर्मेशन बाय द डेटर इज नॉट कंक्लूसिव। डेटर ने जो कंफर्मेशन दिया वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, क्योंकि डेटर ने थोड़ी पूरे पैसे दिए हैं, पैसा तो अभी मिलने वाला है ना। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने अभी तक देखा टाइप्स ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड आज हमने सब खत्म कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स होते हैं जो ऑडिटर को फॉलो करना है टू रेक्टिफाई दैट फ्रॉड, या तो वो कंपनी में फ्रॉड्स कम हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग, क्या पढ़ेंगे हम? प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। तो चैनल पे ऐसे ही बने रहना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, चैनल आपकी है हमारी नहीं है।